शीज़ा भी गुस्से में अपने पैर पटकते हुए सीधा अपने कमरे में जाती है और ड्रेसिंग टेबल से अपना फ़ोन उठा के ज़मान को कॉल करती है। हेलो। ज़मान कुछ अच्छा सुनने के लिए एक्साइटमेंट से कहता है, रूही तो बासिल के साथ है, अलबत्ता तुम्हारी बहन कुछ देर में इस हवेली में अकेली होगी। बदर बाहर चला जाएगा, आगे का काम तुम खुद देख लो। शीज़ा कहते ही फ़ोन बंद करने लगती है, पर ज़मान उसे बंद नहीं करने देता। रूही को मारने का प्लान तो मतलब मुझे अब कैंसिल करना पड़ेगा, या फिर एक साथ ही हम दोनों के दुश्मनों को रास्ते से हटा दूं। ज़मान गाड़ी के बोनेट पे बैठे हुए सड़क की साइड पे गाड़ी पार्क किए, शीशे से टेक लगाए, आंखों पर गॉगल्स लगाए हंसते हुए कहता है, खबरदार जो तुमने मेरे बासिल को कुछ भी किया तो मैं तुम्हारी जान खुद ले लूँगी। शीज़ा हलक के बल दाड़ते हुए कहती है, रिलैक्स बेबी रिलैक्स, मैं कौन सा सच में उसे मारने लगा हूँ। ज़मान मेरा दिमाग ख़राब मत करो, फ़िलहाल अभी बहन का घर बर्बाद करके इस घर का सुकून बर्बाद करो, रूही को फिर देखते हैं। शीज़ा गहरी गहरी सांसें लेते हुए कहती है, ये भी ठीक है, सिकंदर हवेली का सुकून बर्बाद करने की बात हुई थी, वो बासिल से हो या बदर से, इससे हमें क्या फ़र्क पड़ता है। हमें तो सिर्फ सिकंदरों की बर्बादी चाहिए जो हम हासिल करके रहेंगे। मैं आ रहा हूँ, ज़बान कहकर फ़ोन काट देता है। ज़बान के फ़ोन काटते ही शीज़ा भी अपनी गले से दुपट्टा उतार के सोफे पे फेंकती और वॉशरूम में चली जाती है। ठंडे पानी से मुंह धो के अपना गुस्सा कम करने के लिए आयमा किचन साफ करके अपना दुपट्टा ठीक करते ऊपर कमरे में जाती है। दरवाज़ा जो जैसे ही खोल के अंदर दाखिल होती है, बदर को देखने के लिए अपनी नज़रें दौड़ाती है, पर उसे बदर कहीं भी नज़र नहीं आता। तो अलमारी की तरफ बढ़ती है और अलमारी में से अपने और बदर के कपड़े उठाकर उन्हें प्रेस करने के लिए वो जैसे ही मुड़ती है तो आयमा की टक्कर बदर से हो जाती है और सारे कपड़े ज़मीन पर बिखर जाते हैं। बदर। आयमा गुस्से में बदर को देखते ज़मीन पर बैठ के कपड़ों को समेटने लग जाती है। मुझ पे गुस्सा क्यों कर रही हो, देख के तुम्हें चलना चाहिए था, ना कि मुझे। बदर आयमा को क्रॉस करते सोफे पे जा बैठता है और आयमा की तरफ देखता है। उसके देखने पर जो अपनी नज़रें फेर लेता है। कुछ कहना चाहते हैं आप? आयमा कपड़ों को इकट्ठा किए अपने हाथों में पकड़े बदर से पूछती है। हाँ वो। बदर हिचकिचा रहा था कहते हुए। वो क्या? कह दें जो कहना है, मैं आपको डांटूंगी थोड़ी ना। आयमा बदर की तरफ मुस्कुराती नज़रों से देखते कहती है, वो मुझे चाय पीनी है। बदर मुख्तसर सी बात करता है। ठीक है, मैं जरीना आंटी से कह देती हूँ, वो बना देंगी आपके लिए, वो आ गई हैं काम करने के लिए। आयमा कहकर कमरे से जाने के लिए कदम बढ़ाती है। उसे जाते देख बदर उठ कर खड़ा होता है। नहीं, उनके हाथ की नहीं, तुम्हारे हाथ की चाय चाहिए, कल रात की तरह। बदर आयमा से नज़रें चुराते कहता है, आपको पसंद आई थी मेरे हाथ की चाय? आयमा तजस्सुस से पूछती है। मैंने ऐसा तो कुछ भी नहीं कहा। बदर कहता हुआ बेड के पास चला जाता है और साइड टेबल पर रखा अपना फ़ोन उठा के उसमें देखने लगता है। तुमने नहीं बना के देनी तो वो बात करो। बदर पलट कर तल्ख लहजे में कहता है, नहीं नहीं, मैं बना देती हूँ आपके लिए चाय, वैसे इंसान को इतना भी कंजूस नहीं होना चाहिए। आयमा गंदा सा मुँह बना के कहती है, मैंने कहा कंजूसी दिखाई है भला? ज़रूरी तो नहीं है कि हर अच्छी चीज़ की तारीफ़ की जाए तो ही पता चले कि वो अच्छी है या नहीं। बदर वापस अपना रुख मोड़ के अपने मोबाइल में देखते कहता है। आयमा बदर की तरफ देखते हंसते हुए सारे कपड़े सोफे पर रखती है और बदर के लिए चाय बनाने के लिए नीचे चली जाती है। आयमा के चेहरे पे मुस्कुराहट छाई हुई थी। वो मुस्कुराते हुए सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी कि सामने से हवेली में दाखिल होते मलिक समान को देख आयमा के कदम वहीं सीढ़ियों पर ही रुक जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ज़मान हवेली में दाखिल होते सीढ़ियों पर खड़ी आयमा को देखते हंसते हुए अपनी आंखों से चश्मा उतारते कहता है। आयमा ज़मान को देखते वापस सीढ़ियों से ऊपर भागने लगती है, पर ज़मान खुद जल्दी से भागते आता है और आयमा का हाथ पकड़ के उसे रोक देता है। भाई नहीं भाई। आयमा डरते डरते रोते हुए अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश करते कहती है, खामोश। मलिक ज़मान गरजदार आवाज़ में दहाड़ते कहता है। उसकी आवाज़ पे आयमा अपनी सांसें रोक देती है। कमरे में अपने मोबाइल पे लगे बदर और शीज़ा किसी के दहाड़ने की आवाज़ पे फ़ौरन अपने अपने कमरों में से बाहर आने के लिए अपने कदम को बढ़ाते हैं। शीज़ा नंगे पैर बाहर निकल आती है। शीज़ा ज़मान को अपने सामने खड़ा देख बौखला जाती है और अपने कदमों को वहीं पर रोक लेती है। बदर आवाज़ सुनते अपना फ़ोन बेड पे फेंक के कमरे से बाहर अपने बाजू कोहनियों तक फोल्ड करते बाहर निकल के सीढ़ियों की तरफ अपने कदम बढ़ाता है। बदर जैसे ही सीढ़ियों पर पहुंचता मलिक ज़मान को सीढ़ियों के नीचे आयमा का हाथ पकड़कर उस पर अपनी गिरफ्त मजबूत करते देखता है। ज़मान। बदर गुस्से में धाड़ते कहता है और गुस्से में सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। ओह, तो हमारे जमाई जी आ गए हैं। ज़मान देख बदर को रहा था, लेकिन वो फिर भी आयमा के हाथों पे अपनी गिरफ्त मजबूत करता जा रहा था। आयमा के हाथ पैर डर के मारे फूले जा रहे थे। वो अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश भी नहीं कर पा रही थी। ज़मान, हाथ छोड़ो आयमा का। बदर आखिरी सीढ़ी से ऊपर वाली सीढ़ी पर खड़ा होकर ज़मान को गुस्से में देखते कहता है, ओह, जीजा जी को बुरा लग रहा है मेरी बहन को किसी
और के टच करने पर। फिक्र मत करें, ये मेरी बहन है, मैं इसका हाथ पकड़ सकता हूँ। ज़मान आयमा की कलाई पर मज़ीद गिरफ्त बढ़ाते हुए आयमा को गुस्से में घूर के देखते हुए कहता है, ज़मान हाथ छोड़ो, ये तुम्हारी बहन थी, अब ये तुम्हारी कुछ भी नहीं लगती, अपनी हद में रहो तुम। बदर ज़मान के हाथ को पकड़कर उसके हाथों में से आयमा के हाथ को छुड़ाते गुस्से में अपने लफ्ज़ पे ज़ोर देते कहता है। बदर उसके हाथ से जैसे ही आयमा का हाथ छुड़ाता है, बदर आयमा को अपने पीछे किए खुद उसके सामने आ खड़ा होता है। क्या बात है, बड़ी फिक्र, बड़ा प्यार दिखाई दे रहा है मियाँ बीवी के दरमियान। ज़मान अपने हाथ को मसलते सोफे पे टांग टेबल पे रख के बैठ जाता है। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए तुम शादी के बाद। ज़मान अपने बाजुओं की तरफ इशारा करते कहता है, तुम्हें यहाँ बैठने को किसने कहा है? वो रहा दरवाज़ा, जिन घटिया पैरों से इस हवेली में कदम रखे थे, वापस उन पर बाहर जाना चाहते हो तो भाई के आने से पहले दफ़ा हो जाओ यहाँ से। बदर ज़मान की तरफ कदम बढ़ाते सख्त लहजे में गुस्से से भरी नज़रों से देखते कहता है, तुम्हारा भाई हवेली में नहीं है क्या? ज़मान टेबल पर अपनी टांगें नीचे ज़मीन पर रख कर अपने घुटनों पे अपने हाथों को रख इधर उधर देख कर कहता है। ज़मान इधर उधर देख रहा था, उसकी नज़र शीज़ा पे पड़ती है जो अपने हाथों की मुट्ठियाँ भींचे गुस्से में ज़मान को देख रही थी। वाह, ज़मान शीज़ा को देखते कहता है और उसकी तरफ जल्दी से बढ़ने लगता है। मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी खूबसूरत हो, तुम्हारी कातिलाना आवाज़ से अंदाज़ा तो हो गया था मुझे, पर तसव्वुर नहीं किया था तुम्हारी खूबसूरती को। ज़मान शीज़ा के बिल्कुल सामने खड़ा होकर उसकी आंखों में देखते टेढ़ी स्माइल जला देने वाली हंसी हंसते हुए कहता है, बकवास बंद करो अपनी। शीज़ा अपने लफ्ज़ों पे ज़ोर देते कहती है, उफ़ क़यामत, असल में आवाज़ तो और ज़्यादा खूबसूरत है तुम्हारी। आज रात को मुझे नींद कैसे आएगी तुम्हारे दीदार के बाद? ज़मान जंगलियों की तरह अपने गले पे हाथ चलाते हुए कहता है। शीज़ा अपने हाथों की मुट्ठियों को मज़ीद ज़ोर से बंद करके अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। हाँ तो क्या यहाँ रवाज वगैरह नहीं है घर की बहू के भाई की खातिरदारी करने का? ज़मान अपने हाथ कमर पे बांधे दोबारा बदर की तरफ अपने कदम बढ़ाता है। आयमा ज़मान को अपनी तरफ आता देख जल्दी से अपना पूरा वजूद बदर के पीछे छुपा लेती है। बिल्कुल रवाज है, खूनियों की खातिरदारी करने का रवाज है हमारी हवेली। मैं करूँ खातिरदारी? बदर ज़मान की तरफ कदम बढ़ा के उसकी आंखों में देख के सख्त लहजे में कहता है, उफ़, तुम बिल्कुल बासिल की परछाई लग रहे हो इस वक्त। अब लग रहे हो ना उसके भाई। ज़मान बदर के कंधे पे हाथ रख के मुस्कुराते कहता है, वैसे शर्मिंदगी की बात नहीं है, ये इंसान को खुद से अपनी पहचान बनानी चाहिए, ना कि किसी और के दम पर अपना नाम बहादुरों में शामिल करना चाहिए था। मैं बदर सिकंदर हूँ, बासिल सिकंदर का भाई, तो उस जैसा होना मेरे लिए फ़ख्र की बात है, शर्मिंदगी की नहीं। बदर ज़मान के बाजुओं पे गिरफ्त मजबूत करते, उसका बाजू मरोड़ते, अपने लफ्ज़ों पे ज़ोर देते कहता है। बदर की गिरफ्त इतनी सख्त थी कि ज़मान ने दर्द के मारे अपने दांत भींच लिए थे, लेकिन मुंह से एक लफ्ज़ नहीं निकाला और ना ही दर्द के चेहरे पर किसी भी किस्म के एक्सप्रेशंस लाया था। बज़ाहिर तुम्हारे लिए ये बेहद शर्मिंदगी की बात नहीं है कि तुम एक हवेली के इकलौते बेटे होते हुए भी, अपने गाँव पे हुक्मरानी करते हुए भी, तुम्हारा चर्चा गाँव के उन घटिया मवाली लोगों में होता है जिन्हें लोग पैरों के नीचे मसलने के लिए तड़प रहे हैं। बदर ज़मान का हाथ झटक कर अपने दोनों हाथ कमर पे बांधे ज़मान के चेहरे पे नजरें जमाए फातिहाना मुस्कुराहट चेहरे पे सजाए कहता है। बदर की बात पर ज़मान की रगें तन गईं। वो गुस्से से भरी नज़रों से बदर को देखते फ़ौरन से पलटकर दो सोफ़ों के दरमियान पड़ा हुआ एक छोटा सा शीशे का साइड पर जिस पर लाल और सफ़ेद रंग के आर्टिफिशियल गुलदान सजाए हुए थे, ज़मान गुस्से में ज़ोर से अपनी लात उस टेबल पर दे मारता है। ज़मान के लात मारते ही टेबल ज़ोर से ज़मीन पर गिरते ही किरचियों में बदल गया। सारे फूल गुलदान से निकल के ज़मीन पे बिखर गए थे। बदर, ज़मान गरजदार आवाज़ में दहाड़ते हुए कहता है। उसके दहाड़ की गूंज पूरी हवेली में सुनाई दे रही थी। आयमा उसकी आवाज़ पे सहम कर बदर की शर्ट को उसकी कमर से पकड़ के खुद एक कदम बढ़ाकर उसके पीछे अपनी मौजूदगी को मज़ीद छुपाने लगती है। आयमा के हाथ डर के मारे काँप रहे थे। बदर उन हाथों की कपकपाहट बआसानी महसूस कर रहा था। बदर आयमा से दूर होने की बजाय अपने कदमों को हल्का सा पीछे लिए आयमा का वजूद खुद के वजूद से छुपाने लग गया था। ज़मान की नज़रें मुसलसल बदर पे जमी हुई थीं। वो उसी पल बदर को मारने के लिए मचल रहा था, पर सामने खड़े बदर पर उसकी आग बरसा देने वाली नज़रों का ज़रा भी असर नहीं हो रहा था। बदर के चेहरे पर अभी भी हल्की सी मुस्कुराहट थी जो ज़मान का गुस्सा मज़ीद बढ़ा रही थी। तुम खुद को समझते क्या हो? औकात क्या है तुम्हारी? ज़मान बदर की तरफ कदम बढ़ाते कहता है। तुम जानते हो मैं कौन हूँ? ज़मान बदर के बिल्कुल सामने आ खड़ा होता है और बदर की आंखों में देखते अपने हाथों की मुट्ठियाँ भींचते कहता है। गली में हर रोज़ बहुत से कुत्ते भौंकते हैं, तुम भी उन्हीं में से एक लग रहे हो। बदर अपने चेहरे पे जानलेवा हंसी सजाए कहता है। ज़मान बदर की बात पे हंसते हुए अपने बालों में हाथ फेरते अपना रुख दूसरी तरफ मोड़ता और लंबी लंबी सांसें लेते अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। वैसे कुत्तों को खाना खिलाने की आदत है हमारी, लेकिन बदर अपने हाथों से आयमा के हाथ अपनी शर्ट से हटाकर
ज़मान की तरफ कदम बढ़ाता है। ज़मान को कॉलर से पकड़कर खींचते हुए वो हवेली के दरवाजे की तरफ ले जाता है, लेकिन घर से बाहर जंगली कुत्तों की जगह हवेली के अंदर इसकी दहलीज के बाहर होती है। बदर, ज़मान गुस्से में मारने के लिए उसकी तरफ कदम बढ़ाता है कि इतने में दरवाजे पे खड़े हुए गार्ड जल्दी से आकर ज़मान को पकड़कर अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं। तुमने अच्छा नहीं किया बदर, मैं तुम्हें तुम्हारी बदतमीज़ी की, तुम्हारी इस हरकत की सज़ा दूंगा और बहुत भयानक दूंगा। ज़मान अपने आप को आदमी से छुड़वाते हुए कहता है, देखते हैं आजकल के कुत्ते सिर्फ भौंकने के लिए रह गए हैं या कुछ कर भी सकते हैं। दफ़ा हो। बदर अपने हाथों को कमर पे बांधे ज़मान के गुस्से से भरे चेहरे को देखते अपनी उसे फ्लाइंग किस करते मुस्कुराते हुए कहता है। बदर कह के जैसे ही पलटता है चेहरा एकदम कोल्ड फेस में तब्दील हो जाता है। ना ही कोई हंसी, ना ही कोई एक्सप्रेशन, कुछ किसी भी किस्म की कोई तासुरात नहीं दे रहे थे उसके चेहरे पर। और जैसे ही पलटता है उसकी नज़रें आयमा को तलाश करती हैं, जो उसे इस वक्त कहीं भी नज़र नहीं आ रही थी। बदर के पलटते ही हवेली के गार्ड दरवाजे को बंद कर देते हैं और ज़मान को घसीटते हवेली से बाहर ले जाते हैं। आयमा कहाँ गई? बदर कोल्ड नज़रों से शीज़ा को देखते पूछता है। शीज़ा बदर का ये कोल्ड रूप देखकर अपनी सांस रोक गई थी। हंसी मजाक करने वाला लड़का इस कदर सीरियस भी हो सकता है? शीज़ा ने इस बात का कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। शीज़ा बदर को कोई जवाब नहीं देती, बस ऊपर उसके कमरे की तरफ इशारा कर देती है। बदर उसका इशारा देखते सीढ़ियों से ऊपर जाने लगता है, पर रुक जाता है और रुक के शीज़ा की तरफ देखता है, जो इस वक्त बौखलाई हुई सी बंद दरवाजे को देख रही थी। शीज़ा, बदर उससे आवाज़ लगाता है। हाँ। शीज़ा अपनी बौखलाहट को कम करते हुए फ़ौरन से बदर को देखते हुए कहती है, मुझे नहीं पता कि इस बौखलाहट की वजह क्या है, पर एक बात मेरी याद रखना, भाई के साथ तुमने 10 साल गुजारे हैं, मैंने नहीं। मुझे उनके साथ रहते हुए सिर्फ कुछ महीने ही हुए हैं। अपने तजर्बे से बता रहा हूँ, भाई की माफ़ी की गुंजाइश नहीं रहती है। इसलिए जो तुम कर रही हो वो छोड़ दो। सुकून से रहना है तो रहो, वरना चली जाओ यहाँ से। अगर कोई उल्टी सीधी हरकत की, मेरे भाई और रूही के दरमियान आने की कोशिश की, उन्हें नुकसान पहुँचाया, तो ज़मान के साथ मैंने ज़बान इस्तेमाल की है। तुम्हारे साथ न जाने क्या कर दूँ। दूर रहो रूही से, समझी? बदर की एक एक बात पे धमकी साफ महसूस हो रही थी। तुम धमकी दे रहे हो मुझे? शीज़ा अपनी बौखलाहट को ख़त्म करते हुए सख्त लहजे में बदर की आंखों में देखते कहती है, नहीं, सिर्फ बता रहा हूँ, भाई की सॉफ्ट साइड जितनी अच्छी है ना, उनकी डार्क साइड उतनी ही बुरी है। मुझे ही देख लो मैं क्या था और भाई ने मुझे क्या बना दिया है। भाई ने अपनी मोहब्बत को तरजीह देने के लिए आयमा से मेरी शादी करवा दी, इसलिए नहीं कि वो मलिक ज़मान की बेटी का नाम खुद से जोड़ना पसंद नहीं करते थे, बल्कि इसलिए कि वो रूही को ना उदास देखना चाहते हैं और ना ही अब उसे खुद से दूर करना चाहते हैं। बदर एक लंबा गहरा सांस लेते हुए एक नज़र सीढ़ियों से ऊपर अपने कमरे की तरफ देखता है। हमारी किस्मत हम चारों ने जैसी सोची थी वैसी बिल्कुल भी नहीं निकली। बदर अपने कमरे की तरफ देखते मायूसी से कहता है, लेकिन इसका यह हरगिज़ मतलब नहीं है कि कोई हमारी किस्मतों के साथ खेले। मेरी बहन से दूर रहो। अव्वल तो उसे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। तुम जैसी हज़ारों को पल में अर्श से फर्श पे गिरा सकती हैं, पर उसका भाई होने के नाते मैं तुम्हें पहली और आखिरी बार वार्न कर रहा हूँ। अगर तुमने मेरी बहन की ज़िंदगी बर्बाद की तो याद रखना, बदर सिकंदर का एक रूप देखकर तुम अपनी बौखलाहट को रोक नहीं पाई। उसका दूसरा और उससे कई गुना ज़्यादा बुरा रूप देख के तुम अपनी बौखलाहट को रोक नहीं पाओगी। बदर दो टोक लहजे में कहता है, बदर, तुमने कहा ना कि मैं बासिल को 10 साल से जानती हूँ, तुमसे पहले से, तुमसे बेहतर शीज़ा, तुमसे बेहतर। शीज़ा कहते हुए बदर की तरफ अपने कदम उठाती है और उसे कुछ फासले पे जा रुकती है। तुम मुझे मत बताओ मुझे क्या करना है और क्या नहीं, मेरे हाल से वाकिफ़ हो तुम। मैं अपना अंजाम तुम्हारी तरह होने नहीं दूंगी। तुमने तो अपने प्यार को छोड़ के अपनी एक नई ज़िंदगी का आगाज़ कर लिया, पर मेरा इरादा और प्यार दोनों तुम्हारी तरह कमज़ोर नहीं है बदर सिकंदर। शीज़ा बदर की आंखों में देखते अपने अल्फाज पे जोर देते हुए बोली, मैं अपनी हर मुमकिन कोशिश करूँगी, तुम्हारी धमकियों से मुझे एक घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। शीज़ा की बातों पर बदर हैरानगी से उसके चेहरे को देख रहा था, जहाँ कुछ भी कर जाने के चेहरे पे तासुरात साफ दिखाई दे रहे थे। शौक़ से करो जो करना है, पर एक बात याद रखना, ना तो मैं कमज़ोर था और ना ही मेरी मोहब्बत महरीन से महरीन से बेहद मोहब्बत की थी, पर अब वो मेरी ज़िंदगी में हो चुकी है। इसलिए नहीं कि मेरी मोहब्बत कमज़ोर थी जो मैं उसे पा न सका, बल्कि इसलिए कि अब मैं एक हलाल रिश्ते में बन चुका हूँ, और हलाल रिश्ते में बनने के बाद मुझे नहीं लगता कि अब मुझे किसी हराम रिश्ते के पीछे भागना चाहिए। बदर शीज़ा की तरफ अपना एक कदम बढ़ाते उसकी आंखों में आंखें डाल के कहता है, अल्लाह ने मुझे और महरीन को एक नहीं किया, इसमें उन्होंने हमारे लिए मसलहत ही सोची होगी, और मुझे कभी भी उनके किए फैसलों पर ना ही कभी एतराज़ रहा है और ना ही अफसोस। बदर मुस्कुराते हुए कहता है, उसकी बातों में शीज़ा को शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, बल्कि खुद ब खुद झुकती जा रही थी।
मशवरा है तुम्हारे लिए, मेरी तरह हो सके तो खुद को भी हराम रिश्तों से दूर रखो। सब्र करना मुश्किल होता है, इस पर एक बार हो जाए तो ज़िंदगी भर सुकून रहता है, क्योंकि अल्लाह ताला कभी किसी के साथ बुरा नहीं करते। बदर की बातों पर शीज़ा सर झुकाए खड़ी थी, ना उसकी तरफ देख रही थी और ना ही कुछ कह रही थी। बदर कह के ऊपर अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है। पीछे खड़ी शीज़ा बदर के जाते ही कांच के टुकड़ों पर अपने पैर रखते रोते हुए दौड़कर अपने कमरे की तरफ भाग जाती है। अंदर जाते ही दरवाजे को बंद किए दरवाजे से टेक लगाए वो रोने लग जाती है। पैरों से खून तेज़ी से निकल रहा था, आंखों से आंसू उससे भी तेज़ी से बह रहे थे। शीज़ा के सफ़ेद रंग की फ़्रॉक लाल रंग में रंगने लग गई थी। मैंने कब कहा था अल्लाह कि मुझे किसी के साथ हराम रिश्ते में आना है। शीज़ा अपने बालों को अपने हाथों में जकड़ते हुए ज़ोर ज़ोर से रोते हलक के बल चिल्लाते हुए कहती है, मैंने कितनी दुआएं मांगी थी उस शख्स को पाने के लिए, मैं कितना रोई थी उसके लिए। आपने उसे मुझसे दूर किया है, आपने मुझ में उसे पाने की तलब को इतना बढ़ा दिया है कि मैं हलाल हराम सब कुछ भूल गई हूँ। अल्लाह, मेरी इस हालत के ज़िम्मेदार आप हैं। शीज़ा हलक के बल चिल्लाते हुए खड़ी होते कहती है, उससे 2 पल भी खड़ा नहीं रहा जा रहा था। अल्लाह जी, मुझे नहीं पता क्या सही है और क्या गलत, बस मुझे इतना पता है कि मैं एक बार उसे खो चुकी हूँ, अब एक और बार नहीं खोना चाहती। मुझे नहीं पता कि क्या करूँगी और क्या नहीं, पर मुझे बासिल चाहिए। शीज़ा कहते हुए उठकर ड्रेसिंग टेबल पे पड़ा हुआ सारा सामान ज़मीन पे फेंक चुकी थी। सिर्फ वो ही नहीं, कमरे में मौजूद हर चीज़ वो तोड़ चुकी थी। तोड़कर वो एक बार फिर से ज़मीन पे लंबी गहरी सांसें लेते हुए बैठ गई थी। अगर मुझे बासिल नहीं मिल सकता तो मैंने ज़िंदा नहीं रहना चाहती हूँ। मैंने अपने आप को हमेशा उसकी दुल्हन के तौर पर तस्वुर किया था, अब उसकी दुल्हन कोई और है, मैं नहीं। हर मामले में, हर रिश्ते में खाली हाथ कैसे रह सकती हूँ अल्लाह जी। शीज़ा अपने खाली हाथों की तरफ देखते हुए कहती है। एक आंसू आंख से निकलकर सीधा शीज़ा के हाथ पे जा गिरता है। इन आंसुओं के सिवा मेरे हाथों में कुछ भी नहीं आया, मेरे हाथ खाली। रूही के हाथों में बासिल के हाथ थे। ऐसा कैसे अल्लाह जी, उसने तो कभी उसे पाने की ख्वाहिश भी नहीं की थी, फिर वो उसे कैसे मिल सकता है। और मैंने कितनी दुआएं मांगी थी उसके लिए, फिर भी मेरे हाथों में उसका हाथ नहीं। शीज़ा की आंखों में से आंसू बहना रुक गए थे और अब नज़रें सामने ड्रेसिंग टेबल से गिरे कर टूटे हुए कांच के परफ्यूम की बोतल के टुकड़े पर नज़र टिकी हुई थी। अगर वो मुझे नहीं मिल सकता तो मुझे इस दुनिया में रहना भी नहीं, वो नहीं तो मुझे कुछ और भी नहीं चाहिए। शीज़ा अपने हाथों में फ़्रॉक को पकड़कर उठती और ड्रेसिंग टेबल के पास जाके घुटनों के बल ज़मीन पर बैठते हुए कांच का टुकड़ा उठाती है। उठा के उसे बेड के पास लड़खड़ाते हुए जाती है। बेड से अपना फ़ोन उठाकर उसके वॉलपेपर पर बासिल के जज की कुर्सी पर बैठे ब्लैक कलर के 3 पीस सूट में टांग पे टांग रखे मुस्कुराते हुए तस्वीर को देखते शीज़ा की आंखों से आंसू एक बार फिर से बहना शुरू हो जाते हैं। तुम्हारे बगैर रहना मुझे अजाब लग रहा है, खुद पर बासिल जितना सोचूं उतनी बड़ी मुसीबत लग रही है। क्या करूं, मैं मर जाऊं, छोड़ दूं तुम्हें पाने की ख्वाहिश। शीज़ा ज़मीन से बेड के पास बैठते हुए अपने हाथ में मोबाइल पकड़े बेड से सर टिका बासिल की तस्वीर को अपनी आंखों के सामने किए उससे नम आंखों से देखते सवाल करती है, या फिर रूही को तुम्हारी ज़िंदगी से निकाल के तुम्हें अपना बना लूँ। क्या करोगे तुम मुझसे भी उस जैसी मोहब्बत, क्या बनोगे तुम मेरे, क्या जगह दोगे तुम अपने दिल में मुझे। बोलो बासिल, क्या मेरी खातिर, मेरी मोहब्बत की खातिर तुम मुझे छोड़ दोगे, क्या मेरा इंतज़ार सब्र ख़त्म करोगे। शीज़ा धीमे से लहजे में बासिल की तस्वीर पर नज़रें जमाए कहती है, तुम बनोगे मेरे, मैं अपना बनाऊंगी तुम्हें, तुम मेरे ही थे हमेशा से। बस कुछ वक्त की दूरी और बढ़ गई थी हमारे दरमियान, पर अब सब खत्म हो जाएगा। तुम और मैं फिर से एक हो जाएंगे, तुम मेरे और मेरी और मैं तुम्हारी हो जाऊंगी हमेशा हमेशा के लिए। थोड़ी सी तकलीफ होगी पर यकीन है मुझे कि फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। शीज़ा फ़ोन से नज़रें हटा के अपने हाथ में पकड़े कांच के टुकड़े की तरफ देखती है। मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं तुम्हें पाने के लिए इस हद से गुजर जाऊंगी, पर इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। अल्लाह को मेरी ये कुर्बानी चाहिए तो मैं ये देने के लिए तैयार हूँ, तुम्हारे लिए कुछ भी। शीज़ा अपनी मोहब्बत को हासिल करने के लिए कुछ भी करेगी। बासिल गाड़ी के बोनेट से टेक लगाए रूही की यूनिवर्सिटी से बाहर आने का इंतज़ार कर रहा था। बासिल की मुसलसल नज़रें अपने फ़ोन पर टिकी हुई थीं। अंकल, रूही यूनिवर्सिटी के अंदर सीढ़ियों पर खड़ी हुई एक हाथ में अपना बैग लटकाए बासिल को मुस्कुराती नज़रों से देखते बुलंद आवाज़ में पुकारती है। रूही की आवाज़ पर इधर उधर खड़ी हुई लड़कियाँ लड़के सब की नज़रें पहले रूही पर फिर बासिल पर पड़ती हैं। बासिल फ़ोन से नज़र उठा के रूही को देखता है और जल्दी से अपना फ़ोन अपने कोट की जेब में डालते रूही की तरफ अपना एक कदम बढ़ाता है। रूही जल्दी जल्दी सीढ़ियों से हंसते उतर कर सीधा बासिल के पास आ खड़ी होती है। लगता है पेपर बहुत अच्छा गया है, तभी इतना खिल गई हो तुम। बासिल रूही के चेहरे को अपने हाथों में पकड़ते हुए प्यार से कहता है, जी आपको पता है जो मैंने याद किया था पेपर में वही सब आया है।
आयमा बहुत अच्छी टीचर है, बहुत अच्छे से उसने मुझे पढ़ाया था। रूही के चेहरे पे मुस्कुराहट छाई हुई थी। बासिल रूही को हंसते देख पुरसकून सांस लेता है। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे मेरी गुड़िया, मेरी गुड़िया की ज़िंदगी में हर खुशी लिख दे और मुझसे बढ़कर तुम्हें तरक्की दे, आमीन। बासिल रूही के माथे पर अपने लब रखकर उसे सराहता है। रूही के चेहरे पर मज़ीद मुस्कुराहटें बिखर जाती हैं। शुक्रिया अंकल, घर चलें, अब अम्मी वाले भी आने वाले होंगे। अब्बू भी मुझे कल से कहीं भी नज़र नहीं आए हैं। रूही के चेहरे पे अपने बाबा के जिक्र पे मायूसी सी छा गई थी। अंकल, बाबा ठीक है ना? मैंने कल भी उन्हें नहीं देखा। रूही बासिल के चेहरे की तरफ देखते हुए रोतू सा मुंह बना के कहती है, जी जी वो ठीक है मेरा बच्चा, चाचू को कल ज़्यादा काम था इसलिए वो रात घर वापस नहीं लौटे, आज आ गए होंगे। अब तक तो वो घर पर। बासिल रूही के सर पे हाथ रखकर उसे पुरसकून करते हुए कहता है, आ गए होंगे वो अब तक तो। रूही बासिल की बात दोहराती और फिर बासिल के हाथ से अपना सर छुड़वा कर गाड़ी में जा बैठती है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अंकल, अम्मी और अब्बू को बताने के लिए कि पहली बार मुझे पेपर पूरा याद था। इंशाल्लाह अब मैं पास होके अपने डॉक्टर बनने के करियर का आगाज़ करूँगी। रूही गाड़ी में बैठते हुए बासिल को बैठते देखकर अपनी सीट बेल्ट को साथ ही साथ बांधते कहती है, इंशाल्लाह ज़रूर। बासिल मुस्कुराते हुए रूही की गाल खींचते कहता है और अपनी सीट बेल्ट लगा के गाड़ी को स्टार्ट करता है। दोनों यूनी से बाहर के रास्ते पर निकल पड़ते हैं। रूही के चेहरे पर मुस्कुराहट थी पर दिमाग में वही सुबह होने वाली बातें गूंज रही थीं। वह शीज़ा को उसकी बातों को दिमाग पे हावी नहीं करना चाहती थी, इसलिए अपना ध्यान इधर उधर की बातों में लगा रही थी। रूही गाड़ी में म्यूज़िक चलाते हुए कुछ देर के लिए खामोश होकर खिड़की से बाहर देखने लग जाती है। चेहरे पे मुस्कुराहट की जगह उदासी और डर ने एक बार फिर से ले ली थी। वो जितना खुद को इन बातों से दूर रखने की कोशिश कर रही थी उतनी ही तेज़ी से वो बातें उसके दिमाग में घूमती जा रही थी। रूही के चेहरे पर हंसी की जगह उदासी और संजीदगी देखकर बासिल भी परेशानी से देखने लग जाता है। रूही, बासिल प्यार से आवाज़ लगाता है। जी। रूही झट से पलट कर देखते हुए कहती है, तुम ठीक हो? बासिल कभी रूही को तो कभी इस सड़क को देखते हुए पूछता है। जी जी मैं ठीक हूँ, रूही मुस्कुराते हुए जवाब देती है। वो तो अपनी तरफ से बासिल को पूरी तसल्ली देती है पर बासिल को फिर भी तसल्ली नहीं होती। बासिल की गाड़ी गांव में दाखिल हो चुकी थी। बासिल ज़मीनों के करीब कच्ची पक्की सड़क पर गाड़ी को एक साइड पर रोककर अपनी सीट बेल्ट खोलकर गाड़ी से बाहर निकलता है। रूही की तरफ बढ़ने लगता है। रूही बासिल को अपनी तरफ के दरवाजे पर देख हैरानगी से आंखों से क्या हुआ का इशारा करते पूछती है। हवा इतनी तेज थी कि बासिल के सारे बालों को और कपड़ों को अपनी जगह से हिला के तहस नहस कर चुकी थी। बारिश वाला मौसम छाने लग गया था। ठंड भी बढ़ती जा रही थी और हवा की वजह से तो वो और बढ़ रही थी। बासिल गाड़ी के दरवाजे पर अपने उल्टे हाथ में पकड़े हुए सीधे हाथ से अपने बालों में हाथ फेरते अपने बालों को आंखों में जाने से रोकते बमुश्किल रूही को देखते कहता है, बाहर आओ। बासिल धीरे लहजे में कहता है। रूही अपनी सीट बेल्ट खोल के गाड़ी से बाहर निकलती है। रूही जैसे ही बाहर आती है बासिल उसे गाड़ी से ही पिन कर देता है। क्या हो गया मेरी जान को, क्यों मुंह फुलाया हुआ है? रूही के भी बाल सारे हवा से बिखरने लग गए थे। कुछ भी नहीं हुआ है, मेरा मुंह ऐसा ही है। रूही अपने चेहरे से बालों को हटाते कहती है, नहीं तो मेरी गुड़िया का मुंह तो बहुत अच्छा है, पर इस वक्त इस अच्छे से चेहरे पर उदासी की वजह समझ नहीं आ रही। बासिल रूही के कंधों पर हवा की वजह से उतरता हुआ दुपट्टा ठीक करते कहता है, मैं बच्ची नहीं हूँ, मुझे गुड़िया मत बोलें। रूही बासिल के हाथों से अपना दुपट्टा लेके खुद से ठीक करते कहती है, मेरे लिए तुम गुड़िया ही हो और मैं यही बोलूँगा चाहे तुम्हें पसंद हो या ना हो। बासिल रूही के साथ गाड़ी से टेक लगाकर ज़मीनों में लगी हुई हरियाली जो हवा की वजह से लहरा रही थी देखते हुए कहता है, आप सब लोगों ने मुझे ऐसी बातें करके बच्चा बना रखा है और जब मैं कुछ कहती हूँ या करती हूँ तो आप सब फिर मुझ पर गुस्सा करते हैं। रूही बासिल की तरफ देखते हुए अपने गुस्से का इजहार करते कहती है, किसने कर दिया है गुस्सा? बताओ मुझे, मैं सबको अभी लाइन पे लाता हूँ। बासिल गाड़ी से पुश्त हटाए रूही के चेहरे पे आए गुस्से को देखते कहता है, बासिल इतना नाजुक ना बनाए मुझे कि आपके जाने पर मैं जिंदा ही ना रह पाऊँ। रूही सर झुका के अपने आंसुओं को जब्त करते हुए बोली, क्या मतलब है इस बात का, कहाँ जा रही हो तुम? बासिल हैरानगी से रूही के चेहरे को अपने हाथों में पकड़ते हुए पूछता है, मुझे नहीं पता, मैं भी नहीं जाना चाहती हूँ पर मुझे अजीब सा डर लग रहा है। बासिल की आंखों में देखते हुए दिल ही दिल में सोचती है, बच्चा कुछ हुआ है तो बताओ मुझे, क्यों खुद को परेशान कर रही हो? बासिल रूही के चेहरे से उसके बिखरे बालों को हटाते कहता है, एक बात पूछूं आपसे? रूही नम आंखों से उसे देखते पूछती है, जो पूछते हैं पूछ लिया करो, इजाज़त की पाबंद नहीं हो तुम मुझसे।
वासिल रूही के गालों पे किस करते कहता है, आप सच में मुझसे प्यार करते हैं? रूही को जवाब मालूम था, लेकिन उसे बार बार बासिल के मुंह से उसकी मोहब्बत का इकरार सुनना अच्छा लगता था। अभी भी कोई शक है तुम्हें? वासिल हंसते हुए कहता है, नहीं, शक नहीं है मुझे, वो बस। रूही नज़रें चुराते हुए कहती है, शक नहीं है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर है तो दिल से निकाल दो। वासिल सिकंदर इस पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ अपनी रूह से प्यार करता है। यकीन? रूही ने झट से नज़रें उठाकर वासिल की बात मुकम्मल होते ही पूछ लिया, यकीन करते हैं आप मुझ पर? बिना यकीन के मोहब्बत हो या दोस्ती कोई मायने नहीं रखती, तो बताएं, यकीन करते हैं मुझ पर? यकीन किया है तो ही तो मोहब्बत की है। बिना यकीन के इस दुनिया में सिवाय अपने माँ बाप के मैं किसी से रिश्ता नहीं जोड़ता हूँ। और अगर कभी मुझ पर यकीन डगमगा गया तो क्या करेंगे आप? छोड़ देंगे आप मुझे? रूही की बातें वासिल को हैरान करती जा रही थी। आज से पहले उसके चेहरे पर उसने कभी ऐसी संजीदगी नहीं देखी थी, और ना ही कभी उसके मुंह से उसने कभी ऐसी बातें सुनी थी। ना ही मैं यकीन कमज़ोरों पे करता हूँ और ना ही मोहब्बत। तुमसे दोनों की है मैंने, इसके बाद तुम्हें खुद से दूर करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। रूही के दिल को मुकम्मल तौर पर यकीन और सुकून मिल गया था बासिल की बातों पर। बासिल की बात सुनते ही रूही बासिल के सीने से लग जाती है, उसके सीने में अपना मुंह छुपाए। रूही की आंखों में नमी छा गई थी। बासिल रूही की आंखों की नमी अपने सीने पे महसूस कर रहा था, पर वो उसे कुछ नहीं कहता, बस प्यार से उसके सर पे हाथ रख के उसे चुप करवाता है। रूही, बासिल प्यार से उसे पुकारता है, पर रूही की इस वक्त उसे जवाब देने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मेरी जान, मुझे नहीं पता क्या सोच सोच के अपने आप को हल्कान कर रही हो तुम, पर इतना कभी मत भूलना कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम्हारा दिल करे मुझे बताने का, तब तो मुझे बता देना, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। बासिल रूही के बालों में हाथ फेरते प्यार से कहता है, अंकल मुझे छोड़ के जाना भी मत, वरना मैं इस बार बोल नहीं रही हूँ, मैं सच में आपकी हड्डी का बुर्ता बना दूँगी। रूही अपने आंसू साफ करते बासिल से दूर होती कहती है। रूही की बात पर बासिल का कहा हवा में बुलंद होता है। तुम मुझे मार लिया करो। बासिल रूही के गाल पे किस करते कहता है, चलो गाड़ी में बैठ जाओ, ठंड हो रही है, इससे पहले बीमार हो जाओ, डॉक्टर बनने से पहले मरीज़ बनी पड़ी होगी। बासिल रूही को गाड़ी में बिठाते हंसते हुए कहता है। रूही अपने हाथों से अपने चेहरे को साफ करते हंस पड़ती है। बासिल भी गाड़ी में आ बैठता है और हवेली की तरफ बढ़ने लगता है। शीज़ा अपने कमरे में ज़मीन पर बेड के पास अपने बाजुओं पर सर रखे अपने मोबाइल में नज़रें जमाए बासिल की तस्वीर को देख रही होती है। उसके हाथ में अभी भी कांच का टुकड़ा मौजूद था, जिसे वो अपने सीधे हाथ की उंगलियों में घुमा रही थी। बार बार मोबाइल से नज़रें हटाकर उस कांच के टुकड़े को देखती है। अगर मैं मर जाऊंगी तो मैं तुम्हें देखूंगी कैसे? शीज़ा मोबाइल स्क्रीन पे अपनी उंगलियां चलाते मुस्कुराते हुए बोली। बासिल की गाड़ी हवेली के दरवाजे पे पहुंच चुकी थी। उसके हॉर्न की आवाज़ पर शीज़ा जल्दी से उठ के अपने कमरे का दरवाज़ा खोल के हवेली के बाहर दरवाजे से देखने की कोशिश करती है। बासिल की गाड़ी हवेली के अंदर दरवाजे के बिल्कुल सामने आ खड़ी होती है। बासिल और रूही दोनों हंसते हुए हवेली में एक साथ दाखिल होते हैं। शीज़ा उन दोनों को साथ आता देखकर बेजान सी होकर दरवाजे का सहारा लेते वापस अंदर की तरफ अपने कदम बढ़ाती है। रूही हवेली में दाखिल होते ही उसकी नज़र शीज़ा के कमरे के दरवाजे पर पड़ती है, जो इस वक्त खुला हुआ था। बासिल और रूही दोनों सीढ़ियों की तरफ बढ़ रहे थे। बासिल, आप चले, मैं कुछ खाने के लिए लेके आती हूँ। रूही बासिल का हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहती है। बासिल हाँ में सर हिलाते कमरे की तरफ बढ़ने लगता है। रूही बासिल के ऊपर जाते ही किचन में जाने की बजाय सीधा शीज़ा के कमरे की तरफ बढ़ती है। शीज़ा पैरों में लगी हुई चोट की वजह से लड़खड़ाते हुए दरवाजे को ऐसे ही बंद किए उसे लॉक किए बगैर बेड के पास दोबारा ज़मीन पर घुटनों के बल बैठ जाती है। रूही ज़ोर से दरवाजे को खोलती है। शीज़ा के कमरे में दाखिल होते अंदर आते वो कमरे का हशर देखकर हैरान होकर एक लंबा गहरा सांस लेती है और फिर अपना चेहरा छुपाए हुए शीज़ा को उसे देखते हुए रूही कमरे का दरवाज़ा बंद कर देती है। काफ़ी गुस्सा आया हुआ था तुम्हें? रूही ड्रेसिंग टेबल के पास पड़ी हुई कुर्सी को खींचते शीज़ा के सामने लाती है और उस पर बैठकर वो ज़मीन पर मुंह छुपाए हुए शीज़ा को देखते कहती है, चली जाओ यहाँ से। शीज़ा मुंह छुपाए कहती है, मैं नहीं जाऊँगी यहाँ से। तुम्हारी आज सुबह की बकवास ने मेरा पूरा दिन, मेरा दिमाग ख़राब सब कर दिया था। लेकिन जानती हो आज के दिन में भी मेरे साथ क्या अच्छा हुआ? रूही की बात पर शीज़ा नम आंखों से रूही की तरफ देखती है। बासिल, उनकी मौजूदगी, उनकी मेरी खुशी में खुश होना, मुझे उदास देख के खुद बेचैन हो जाना उनका। जानती हो, इन सारी बातों को महसूस करते हुए मुझे खुद पर और ख़ुद की मोहब्बत पर पुख्ता यकीन हो गया है कि तुम्हारी बद्दुआ मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है।
अलबत्ता तुम अपने लिए मुसीबत खुद खड़ी कर रही हो, मुझे अंकल से दूर करके। वो तुम्हारा कत्ल कर देंगे अगर तुमने हमें दूर भी किया। रूही कहते हुए कुर्सी से अपनी पुष्ट टिकाए, फातिहाना मुस्कुराहट, कभी ना खत्म होने वाली मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए कहती है, बकवास। शीज़ा गुस्से में कहती है, बकवास नहीं है मेरी जान, ट्रेलर दिखाऊं? रूही झुककर शीज़ा की आंखों में देखते कहती है। शीज़ा रूही की आंखों में देख रही थी, जहाँ डर और कोई घबराहट नहीं थी। सुबह जो रूही के चेहरे पर डर था वो कहीं गायब हो गया था। क्या देख रही हो? रूही कुर्सी से खड़ी होकर शीज़ा की तरफ देखते कहती है, यही सोच रही हो ना कि मैं सुबह कुछ और थी और अब कुछ और बन गई हूँ? रूही कमर पे हाथ बांधे शीज़ा के कमरे में टहलते हुए मुस्कुराते हुए कहती है, प्यार न मुझे पहले कसम से बेहद फजूल लगता था, लेकिन अब यकीन हो गया है कि प्यार से बढ़ के इस दुनिया में और कुछ अच्छा नहीं होता। चाहे वो प्यार माँ बाप से किया जाए या फिर भाई बहन से या फिर अपने शौहर से। प्यार जिससे भी हो वो जब भी होता है कमाल का होता है। रूही फखरी अंदाज में खिड़की से बाहर हवा से हिलते दरख्तों को देखते कहती है, हाँ सच में प्यार से अच्छा और कुछ भी नहीं होता है इस दुनिया में, और इसलिए मैं तुमसे आज एक बार और गुजारिश करती हूँ रूही, मुझे मेरा प्यार लौटा दो। शीज़ा लड़खड़ाते हुए रूही के पास आती है, उसके हाथों को पकड़ के रोते हुए कहती है, जो तुम्हारा है ही नहीं उसे मैं कैसे तुम्हें दे दूँ? और अपनी चीज़ें मैं किसी से बांटने की आदी नहीं हूँ, और तुम तो मेरी सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ मांग रही हो। रूही अपने हाथों को शीज़ा के हाथों से छुड़वा कर दोबारा अपनी कमर पर बांधे हुए कहती है, रूही तो मैं क्या करूँ मैं? शीज़ा अपने बालों को हाथों में पकड़ते हुए उसे खींचते हुए गुस्से में पागल होते कहती है, शीज़ा मैं कसम से इस सिचुएशन से निकलने के लिए तुम्हारी मदद करना चाहती थी, पर अब नहीं। दूसरों को दी गई बद्दुआएं कभी कभी उल्टी भी पड़ जाती हैं, और तुम्हारे साथ यही हो रहा है। तुम्हारी दुआओं का तो मुझे नहीं पता, पर बद्दुआ में यकीनन असर है, पर इसका असर उल्टा हो गया यहाँ पे। अब रहो इस अजियत में मुब्तला पूरी ज़िंदगी। मैं कुछ नहीं कर सकती। हाँ, एक मशवरा देती हूँ, जितना जल्द हो सके इस हवेली से बाहर, सिर्फ हवेली से ही नहीं इस हवेली के लोगों की ज़िंदगियों से भी बहुत दूर चली जाओ। अब तुम्हारे लिए यहाँ कुछ नहीं है, और यकीनन मुझे लगता है कि तुम ये सारी बातें बासिल के मुंह से नहीं सुनना चाहोगी, है ना? इसलिए मेरी जान अपना सामान बांधो और हवेली से चलती बनो। रूही एक हाथ से शीज़ा के बालों में हाथ फेरते हुए कहती है, क्योंकि हर बार मुमकिन नहीं है कि मैं तुमसे इतनी ही तमीज़ से और सुकून से बात करूं। रूही शीज़ा के आंसुओं को साफ करते कहती है, रूही मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ, मैं बासिल के बगैर नहीं रह सकती। शीज़ा नम आंखों से रूही को देखते कहती है, तुम रहोगी बासिल के बगैर, तुम्हें रहना पड़ेगा। और रही बात तुम्हारी तकलीफ़ की, तो वो मैं तुम्हारे लिए अब बढ़ाऊँगी। तुम्हें मुझे बद्दुआ नहीं देनी चाहिए थी। मैंने जब तुम्हारे साथ गलत नहीं किया था तो मुझे बद्दुआ नहीं देनी चाहिए थी तुम्हें। रूही अपने हाथों को अपने कपड़ों से साफ करते हुए कहती है, शीज़ा को अपना आप इस वक्त बहुत बुरा और बहुत गिरा हुआ महसूस हो रहा था। रूही मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें कुछ गलती कहना चाहिए था, वो सब गुस्से में मैंने कह दिया था। शीज़ा रूही का हाथ पकड़ के बेचारगी से कहती है। रूही हैरान हो जाती है शीज़ा के इस रवैये पर। सुबह कुछ थी, अब कुछ और बन गई थी पल में। मेरे सामने नाटक करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। रूही अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है, मैं नाटक नहीं कर रही रूही, बस उस वक्त पागल हो गई थी गुस्से में। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे एक मौका दो अपनी गलती सुधारने का, प्लीज़ रूही प्लीज़। शीज़ा बार बार अपने चेहरे से आंसुओं को साफ करते कहती है। रूही हैरान होकर उसके चेहरे को ही देखे जा रही थी। नाटक मत करो शीज़ा, रूही अपने हाथों की मुट्ठियाँ भींचते हुए कहती है। मैं नाटक नहीं कर रही रूही, मैं सच में माजरत ख्वाह हूँ। बहुत जल्दी समझ नहीं आ गया तुम्हें? रूही को उसकी बातें कुछ हजम नहीं हो रही थी। हाँ, जल्द ही समझ गई हूँ, मैं जान गई हूँ मुझे वो नहीं मिल सकता है, इसलिए अब उसके लिए लड़ाई करना फजूल है मेरा। शीज़ा सर झुका के कहती है, अगर समझ गई हो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नाटक कर रही हो तो इसका अंजाम बुरा भी हो सकता है। रूही दो टोक लहजे में कहती है। मैं शीज़ा कह ही रही थी कि रूही बीच में बोल पड़ती है, बस खामोश, नहीं सुननी आपकी कोई भी फजूल बात मैंने। अब मुझे नहीं पता नाटक है या सच, बस अब जितना हो सके बासिल से दूर रहना, क्योंकि मैं नाटक नहीं करूँगी, मैं सच में आपका हशर कर दूँगी। रूही गुस्से में शीज़ा को घूरते कहती है और कह के उसके कमरे से बाहर निकल जाती है। रूही शीज़ा के कमरे से बाहर निकलती ही है कि सीढ़ियों से जल्दबाजी में बासिल को उतरते देख उन्हें आवाज़ लगा के रोकती है। बासिल। रूही उसका नाम लेते ही जल्दी से बासिल के पास आ खड़ी होती है। कहाँ जा रहे हैं इतनी जल्दी में आप? उसके सामने खड़ी होती फिक्रमंदी से पूछती है, सब खैरियत है? रूसी कह रही हूँ। रूही बासिल के चेहरे की तरफ देखते धीरे से पूछती है, हाँ बच्चा सब ठीक है, मैं आ जाऊँगा जल्द वापस, और अम्मी और चाची बस पहुँचने वाली हैं, उनके लिए खाना देख लो तैयार हुआ है या नहीं। और बाबा? रूही बासिल की बात मुकम्मल होने से पहले ही बोल पड़ती है, बाबा कहाँ हैं? वो नहीं आए क्या अभी तक घर वापस? आपकी बात हुई बाबा से? रूही के सवालात पर इस वक्त बासिल के पास कोई जवाब नहीं था। वो दो पल के लिए बासिल खामोश सा खड़ा होकर रूही के चेहरे को देखता है।
अंकल बोले ना। रूही बासिल के कोट का कोना पकड़ के उसे प्यार से खींचते हुए कहती है, हाँ हो गई मेरी बात उनसे, वो ठीक है, मैं उन्हें ही लेने के लिए जा रहा हूँ। चाचू की गाड़ी ख़राब हो गई है रास्ते में, इसलिए वो खुद नहीं आ पा रहे, मैं उन्हें लेके आता हूँ। बासिल रूही के हाथों को कोट से पकड़ के अपने हाथों में पकड़ते हुए नर्म लहजे में कहता है, तो आप खुद क्यों जा रहे हैं? आप ड्राइवर से कह देना, आप भी तो थके हुए हैं, वो बाबा को ले आएंगे। रूही के चेहरे पर उसके लफ्ज़ों में अपने लिए परेशानी देखकर बासिल का सीना खुशी से चौड़ा हो रहा था। आप हंसते रहेंगे या मुझे जवाब भी देंगे? रूही बासिल के सीने पर थप्पड़ मारते हुए कहती है, मेरी गुड़िया, मेरा बच्चा, तुम्हारे बाबा मेरे चाचू होने के साथ साथ मेरे ससुर भी हैं, उनका ख्याल तो मुझे रखना पड़ेगा, आखिरकार उन्होंने मुझे अपना इतना कीमती हीरा जो दिया है। रूही के चेहरे को प्याले की मानंद अपने हाथों में पकड़ते हुए प्यार से नाक चढ़ाते हुए कहता है, ये तो है, कदर करनी चाहिए आपको। रूही कंधे उचकाते हुए कहती है, मुझे बहुत कदर है और बेहद मोहब्बत भी इस नायाब कीमती हीरे से। बासिल रूही के माथे पे अपने लब रखते कहता है, अब मैं जाऊँ, आपकी इजाज़त हो तो? बासिल रूही के मुस्कुराते हुए इजाज़त लेता है। फ़ी अमानिल्लाह, मियाँ जी जल्दी जाएं और जल्दी से वापस आ जाएं। रूही भी मुस्कुराते हुए प्यार से कहती है, उफ़ ऐसे मत देखो, मैं कैसे जाऊँगा फिर? रूही की आंखों पे हाथ रखकर खुशी से भरपूर लहजे में हंसते हुए कहता है, उफ़ अब आप जाएंगे नहीं और मेरा भी दिल ख़राब करेंगे। रूही बासिल से नज़रें चुराते हुए इधर उधर देखते हुए धीमे लहजे में कहती है, मेरा रसगुल्ला, इधर मेरी तरफ देखो। रूही का रुख दोबारा अपनी तरफ मोड़ते उसके चेहरे पर नज़रें जमाए अपनी हंसी को जब्त करते कहता है, मैं चाचू को लेके जल्दी वापस आ जाऊंगा, अम्मी लोग भी आते ही होंगे, तो मेरी जान थोड़ा सा काम कर लेना, उनके लिए खाना बना लेना जरीना आंटी के साथ मिलके। बासिल प्यार से एक हाथ रूही के सर पे रख के उसके चेहरे के बिल्कुल सामने अपना चेहरा किए प्यार से समझाता है, आज थोड़ा सा काम कर लेना और मेरी नाक बचा लेना। बासिल रूही की नाक खींचते हुए कहता है, जो हुक्म आपका, फिक्र मत करें, मैं आपकी नाक को नहीं कटवाऊंगी, और अब आप जाएं और वापसी में मेरे लिए आइसक्रीम लेके आइएगा। रूही की फरमाइश पर बासिल उसके सर से हाथ उठा के अपनी कमर पर रख लेता है। जी नहीं बेगम, ठंड देखिए कितनी हो रही है, कोई आइसक्रीम नहीं मिलेगी आपको। बासिल अपने हाथ कमर से छोड़ते खुद बाहर की तरफ कदम बढ़ाता है। अरे नहीं नहीं मियाँ जी। रूही बासिल का हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए उसके सामने आ खड़ी होती है। मियाँ जी? हाँ जी। रूही के कहने से पहले ही बासिल बोल पड़ता है, देखें सर्दी का मज़ा तो आइसक्रीम खा के ही आता है, चाय तो सभी पी लेते हैं सर्दी में, आइसक्रीम तो कोई कोई खाता है ना। देखें आइसक्रीम वाले भाई साहब का नुकसान हो रहा है और एक पाकिस्तानी होने के नाते हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, इसलिए आइसक्रीम खरीद के उनकी मदद कीजिएगा और मेरे पेट की थोड़ी थोड़ी मदद कर दें। रूही टिमटिमाती हुई नज़रों से देखते कहती है। बासिल रूही की मासूम सी शक्ल देख के कहकहा लगाते हुए एक बार फिर से उसके माथे पे अपने लब रख देता है। ले आऊँगा नौटंकी। बासिल हंसते हुए कहते हैं, हवेली से बाहर की तरफ निकल जाता है। उसके फ़ोन पे बार बार कॉल्स आ रही थी जो उसकी परेशानी में इजाफा कर रही थी। बासिल को जाते देख रूही भी हंसते हुए सीधा किचन की तरफ बढ़ जाती है। वहाँ जरीना आंटी और उनके साथ एक और लड़की शाम का खाना बना रही थी। अस्सलाम वालेकुम जरीना आंटी। रूही किचन में दाखिल होते सलाम करती है। वालेकुम सलाम रूही बेटा। आंटी देगची में चम्मच रोक कर रूही की तरफ मुस्कुराती हुई नज़रों से देखकर उसके सलाम का जवाब देती हैं। मैं मदद करवाऊँ आपकी? रूही अपनी कमर पर अपना दुपट्टा बांधते हुए पूछती। नहीं बेटा, दोनों हैं, नाम कर लेंगे। जरीना आंटी अपने पीछे खड़ी लड़की की तरफ देखते हुए कहती है, जी मैं जानती हूँ, पर वो क्या है, मेरे मियाँ जी का हुक्म है आप लोगों की मदद करने का, तो मुझे भी कुछ करने दें। रूही के लहजे में खुशी और मोहब्बत की चमक दोनों को दिखाई दे रही थी। ऐसी बात है तो फिर ठीक है, वो रही प्लेट और वो रही सलाद के लिए ट्रे, तो शुरू हो जाओ फिर। जरीना आंटी मुस्कुराते हुए रूही की बात का जवाब देती हैं। ठीक है फिर। रूही कहते हुए जाके सलाद की ट्रे और प्लेट उठाए बाहर डाइनिंग टेबल पर जाके बैठ जाती है और सलाद काटने लगती है। बदर अपने कमरे में मौजूद सोफे पर बैठे अपने सर को अपने हाथ की मुट्ठियाँ बनाए उस पर सर टिकाए सामने बैठ के पास ज़मीन पे घुटनों के बल बैठी रोती हुई आयमा पे नज़रें टिकाई लंबी लंबी सांसें ले रहा था। रोना तो बंद करो यार, चला गया है वो अब। बदर बेजारी से कहता है, आपने उन्हें मारा क्यों नहीं? आयमा अपने सर घुटनों से उठाते हुए आंसुओं से तर चेहरे से देखते कहती है, तुम चाहती थी कि मैं उसे मारूं? बदर हैरानगी से अपना सर सीधा किए हुए आयमा को देखते हुए बोला, हाँ मैं चाहती थी कि आप उन्हें मारते जैसे फिल्मों और नॉवेल्स में हीरो मारते हैं। आयमा अपने चेहरे से आंसू साफ करते हुए अपने घुटनों को सीधा किए बदर के चेहरे की तरफ देखते कहती है, लड़की भाई है वो तुम्हारा, मैंने इसलिए उसे नहीं मारा कि तुम सेंटी हो के मेरे सामने ना खड़ी हो जाओ। बदर सोफे से उठ के खड़ा होकर नज़रें झुका के आयमा को देखते कहता है, झूठ तो मत बोलें आपको मारना नहीं आता था इसलिए आपने कुछ भी नहीं किया है। आयमा भी बट का सहारा लेते हुए उठते हुए कहती है, मैं झूठ नहीं बोल रहा लड़की। बदर आयमा के चेहरे को देखते उसकी तरफ एक कदम बढ़ाकर अपने लफ्ज़ों पर जोर देते कहता है,
झूठ ही बोल रहे हैं आप। आपके ये डोले वोले सब फजूल हैं, किसी काम के नहीं हैं ये। ओह, ये मैंने इतनी मेहनत से बनाए हैं और ये बहुत काम के हैं, कुछ भी मत बोलो। बदर सख्त लहजे में कहता है। अच्छा तो ठीक है, मैं कुछ नहीं बोलती आपको। अब मैं सीधा बासिल भाई से ही आपकी शिकायत करूंगी। आयमा कहते हुए कमरे से बाहर बढ़ने के लिए कदम बढ़ाती है कि बदर जल्दी से आयमा की कलाई पकड़ के उसे ज़ोर से अपनी तरफ खींचता है। आयमा जैसे ही झटके से पलटती है, बदर और आयमा का सर आपस में ज़ोर से टकरा जाता है। आयमा और बदर दोनों कद में एक बराबर ही थे। सर टकराते ही दोनों अपने अपने सरों पे हाथ रख के उसे मसलने लग जाते हैं। खबरदार, जो तुमने भाई को कुछ भी बोला तो अच्छा नहीं होगा तुम्हारे साथ। बदर का हाथ अपने सर पे था और नज़रें आयमा के माथे पर। हाँ, बस मुझे ही डराते रहा करें, जिसे डराना चाहिए था वहाँ तो आपके मुंह से कोई भी आवाज़ नहीं निकली थी। आयमा अपने आप को बदर से दूर करते कहती है और एक बार फिर से अपने कदमों को दरवाजे की तरफ उठाती है। आयमा अपने दुपट्टे को सेट करते दरवाजे तक पहुंची थी कि आयमा का हाथ दरवाजे के हैंडल पे पहुंचने वाला था। बदर आयमा का हाथ पकड़ के आयमा को पल में उसी दरवाजे से पिन कर देता है। आयमा के पलटने पर उसके सारे बाल आयमा के चेहरे पर बिखरे हुए थे। आयमा बदर को अपने करीब देखते हैं, अपनी सांसों को रोके बदर से नज़रें चुराते हुए अपने हाथों को छुड़वाने की कोशिश करती है। कुछ कह रही थी तुम, अब क्यों सांसें खुश्क हो गई हैं तुम्हारी? बदर आयमा की झुकी पलकों को देखते कहता है, आप दूर हो जाए मुझसे वरना मेरा दिल फट जाएगा। आयमा लगातार अपने हाथों को छुड़वाने की कोशिश करती है। क्यों भाई, मैंने तो ना कुछ कहा है और ना ही कुछ किया है, फिर क्यों तुम्हारा दिल फट जाएगा? बदर आयमा की तेज़ी से धड़कते दिल की आवाज़ें सुनते शरारत से भरे लहजे में कहता है, आप दूर होकर भी तो मुझसे बात कर सकते हैं ना, मैं जवाब दूंगी आपको। आयमा मुश्किल नज़रें उठा के बदर की आंखों में देखते हुए कहती है, पर कहते ही झट से दोबारा नज़रें चुरा लेती है। बदर आयमा की झुकी पलकों को देख अपना मुंह मोड़कर अपनी हंसी को जब्त करने की कोशिश करता है। तुम ऐसे ही जवाब दो, मैं सुन रहा हूँ तुम्हें। बदर की मुसलसल नज़रें आयमा की झुकी पलकों पर टिकी हुई थी। उसकी बेचैनी को महसूस करते हुए कहता है, प्लीज़ आप दूर हो जाएं ना, मैं कहीं भागूंगी थोड़ी ना, प्लीज़ दूर हो जाएं। आयमा एक बार फिर से अपनी नज़रें उठा के बदर की शरारत से भरी आंखों में देखते कहती है, अगर भाग गई तो? बदर गर्दन मोड़ के खिड़की की तरफ देखते कहता है, जहाँ शाम रात में ढलने लगी थी। देखिए प्लीज़, आप अच्छे इंसान हैं ना, प्लीज़ मुझसे दूर हो जाएं। क्यों मेरे करीब आ रहे हैं और क्यों आप मुझे ऐसी नज़रों से देख रहे हैं? आयमा अपना हाथ बदर के हाथ से छुड़वाते हुए कहती है, ऐसी कैसी नज़रों से देख रहा हूँ मैं तुम्हें जो तुम इतना डर रही हो? बदर आयमा का हाथ छोड़कर आयमा के मज़ीद करीब आकर अपना हाथ दरवाजे पर रखकर आयमा के मज़ीद करीब उसके चेहरे पर झुकते हुए कहता है। आयमा बदर की कुर्बत पर उसकी सांसों को अपने चेहरे पर महसूस करते अपना रुख दूसरी तरफ मोड़ लेती है। अपने हाथों की मुट्ठियाँ भींचे वो अपने धड़कते दिल को, जो बस बाहर आने के लिए मुकम्मल तैयार था, उसे नॉर्मल करते हुए एक लंबा गहरा सांस लेते बदर के सीने पर हाथ रख के उसे खुद से दूर करती है। ये जो आप घूर घूर के देख रहे हैं मुझे अच्छा नहीं लग रहा। आयमा बदर को खुद से दूर करते जल्दी से उसकी कैद से निकल के उसे चंद कदम दूर खड़ी होकर अपनी उथल पुथल धड़कनों को नॉर्मल करते कहती है। बदर अपनी कमर पे हाथ बांधे आयमा की तरफ कदम बढ़ाने लगता है। आयमा बदर के कदमों को देखते खुद पीछे की तरफ कदम उठाती है और एक बार फिर से दीवार से जा टकराती है। बदर, क्या हो गया आपको? ऐसे तो नहीं थे, फिर क्यों? आयमा कह ही रही थी कि बदर जल्दी से आयमा की गर्दन पे हाथ रखकर उसके मज़ीद लफ्ज़ों को उसके मुंह में ही रोक लेता है। बदर आयमा के लबों की तरफ झुकता ज़रूर है पर उसके लबों पर अपने लब नहीं रखता। और बस आयमा के लफ्ज़ों को रोकने के लिए उसके दिल की धड़कनों के साथ खेल रहा था। बदर आयमा की सांसें एकदम फिर से खुश्क कर चुका था। क्या हुआ? अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं। बदर का एक हाथ आयमा की गर्दन पे होता है और दूसरा उसकी कमर पर। चेहरे पर हंसी और आंखों में शरारत लिए वो आयमा की हवाइयाँ उड़ी शक्ल की तरफ देखते मुस्कुरा रहा था। बदर, इसी वक्त दूर हो जाए मुझसे। आयमा बदर की आंखों में देखते कहती है, सच में हो जाऊँ? बुरा तो नहीं लगेगा तुम्हें? बदर के लहजे में शरारत और कुछ करने की ख्वाहिश साफ दिखाई दे रही थी। जी नहीं लगेगा बुरा मुझे, आप हो जाएं अब दूर मुझसे। आयमा बदर की आंखों में देखते कहती है, पर मुझे बहुत बुरा लगेगा इस वक्त अगर मैं तुमसे दूर हो गया, वो भी बिना कुछ किए। बदर एक बार फिर से आयमा के लबों की तरफ झुकने ही लगा था कि आयमा जल्दी से बदर के पेट पे हाथ रखकर उसे खुद से दूर करती है और ख़ुद दरवाजे के पास जा खड़ी होती है। आप बहुत गंदे हैं और बहुत बेशर्म हैं। आयमा अपने दिल की वजह से लंबी लंबी सांसें लेते हुए कहती है, अच्छा, पर अभी तो मैंने तुम्हें कोई बेशर्मी दिखाई ही नहीं है, फिर कैसे कह सकती हो तुम? बदर आयमा की तरफ कदम बढ़ाते कहता है, बस आप हैं, मुझे पता है आपका, आप हैं। आयमा कहते ही जल्दी से कमरे से बाहर निकल जाती है। आयमा के जाते ही बदर दरवाजे पे हाथ मारते आयमा को देखते ज़ोर से बुलंद आवाज़ में कहकहा लगाते हंसता है।
और काफ़ी देर ऐसे ही हंसते हुए बेड पे जा लेटता है और हंसते हुए अपने पेट पे हाथ रखकर छत को देखते खामोश हो जाता है। बदर की हंसी छत को देखते हुए पल भर में उसके चेहरे से गायब होने लग गई थी। अचानक से ही उसके दिल में दर्द और आंखों में नमी छाने लग गई थी। मुझे माफ़ करना महरीन, मैंने बीच सफ़र में तुम्हारा हाथ छोड़ दिया, मुझे माफ़ कर देना यार। मैं अपने वादे निभा नहीं पाया, बदर कहते हुए बेड से उठ जाता है और खिड़की के पास जा खड़ा होता है। हल्की हल्की सी शाम को देखते वो आज एक बार फिर से अपनी माजी की यादों में खोने लग गया था। मैं तुम्हें कभी भुला नहीं सकता हूँ, पर मैं कोशिश ज़रूर करूँगा। आयमा तुम्हारी जगह मेरे दिल में वैसे वाली कभी भी नहीं जगह ले सकती, पर शायद वो अपना मुकाम बना रही है अब। मैंने उसे तकलीफ़ दी, उससे बदतमीज़ी की, लेकिन उसने जवाबन कुछ भी नहीं कहा मुझे। अपने आप में डूब मरने का मुकाम है ये मेरे लिए। ना मैं तुम्हें भुला पा रहा हूँ और ना मैं उसे अपनी ज़िंदगी में शामिल कर पा रहा हूँ। मैं क्या करूँ क्या नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा। बदर अपने बाजू में अपना सर छिपाते थके हारे लहजे में कहता है, उसे मौका देकर देखो, यकीनन वो तुम्हारे लिए एक बेहतरीन इंतखाब साबित होगी। दरवाजे पर खड़ी रूही अपने हाथों में स्टिंग की बोतल पकड़े मुस्कुराते हुए कहती है। रूही की बात पर जैसे ही उसे पलट के देखता है, बदर की आंखों में नमी भर जाती है। रूही दरवाजे को बिना बंद किए दोनों बोतलें हाथ में लटकाए बदर की तरफ कदम बढ़ाती है। ये लो। रूही बदर की तरफ बोतल बढ़ाते कहती है, तुम्हें कैसे पता चला कि आज मुझे इसकी ज़रूरत है? बदर की आंखों में नमी थी, लेकिन वो उसे छुपाता नहीं है और मुस्कुराते हुए रूही को देख के कहता है, क्योंकि तुम्हें तुमसे बेहतर मुझे लगता है कि मैं जानती हूँ। शायद इसलिए मुझे आज भी पता चल गया कि मेरे भाई को और मेरे दोस्त को आज अपनी इस स्टिंग की ज़रूरत है। रूही कंधे उचकाते हुए कहती है, इस बात पर कोई शक नहीं कि तुम मुझे बहुत अच्छे से जानती हो। मेरी हर मुश्किल का हल निकालने वाली इस पूरी दुनिया में सिर्फ तुम हो। बदर का लहजा काफ़ी हद तक नरम टूटा हुआ था। और आज भी मैं तुम्हारी मुश्किल का हल लेके आई हूँ, तुम्हारी ज़िंदगी के एक अहम फैसले में एक छोटा सा मशवरा देने के लिए। तो फिर दो मशवरा। बदर स्टिंग की बोतल को मुंह से लगाते कहता है, भूल जाओ उसे। रूही की बात पर बदर को खांसी आना शुरू हो गई थी। ऐसे कैसे भूल जाऊँ, प्यार किया था मैंने और मैंने उसे छोड़ दिया बीच राह पर। मोहब्बत का कफ़ारा भी अदा नहीं किया। बदर बोतल को खिड़की से बाहर हवा में लटकाते हुए कहता है। रूही का दिल बदर की हालत देख देख के फटने वाला हो गया था। आज बदर को इतना टूटा बिखरा देख आज से पहले उसने कभी नहीं देखा था। बदर, एक बात बोलूं? रूही बेहद नरम लहजे में पूछती है। तुम कब से इजाज़त लेने लग गई किसी भी बात की? बदर हैरानगी से कहता है, तुम्हें मुझ में कोई बदलाव नज़र आ रहा है? रूही जवाब देने की बजाय बदर से सवाल करती है। लग रहा है। चेहरे से हंसी गायब है, आंखों में से वो पहले वाली चमक भी गायब हो गई है, लहजे से वो लड़कपन भी खो गया है। बदर रूही के चेहरे की तरफ देखते मायूसी से कहता है, वजह जानते हो ऐसा क्यों है? रूही मुस्कुराते हुए बदर के चेहरे पर अजीब से तासुरात को देखते कहती है, नहीं। बदर नाम में सही लाता है, तुम, बासिल, अम्मी बाबा, ताई अम्मी, तुम सब हो इसकी वजह। और अब एक और इंसान का भी इजाफा हो गया है। किसका? बदर बोतल खिड़की के पास रखी टेबल पर रखते पूछता है, मेरे शौहर की दीवानगी का। रूही हंसते हुए कहती है, तुम जानते हो बदर, मैं कभी नहीं बदलना चाहती थी। हमेशा के लिए मैंने वो बदतमीज़ वाली बन के रहना सोचा था, पर अब अचानक से सब बदल गया है। रूही की आंखों में नमी छाने लग गई थी। नज़रें खिड़की से बाहर तेज़ हवा से हिलते दरख्तों पर, फूलों पर थी, जो दूर गाँव के खिड़की से बासानी नज़र आ रहे थे। वो जो मैं पहले थी ना, वो अब मैं नहीं रही। वो जो बिना बात के खुश रहना, हर वक्त हंसते रहना, पढ़ाई से दूर रहना, बच्चों के साथ क्रिकेट खेलना, सड़क पे गुंडागर्दी करना। रूही की आंखों में आंसू भर चुके थे, बस किसी भी पल आंखों से निकलने को तैयार थे। लहजा कहते हुए कांप रहा था, जिसे वो संभालने की पूरी कोशिश कर रही थी, पर वो अपने दर्द से भरे हुए दिल को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। बदर का कलेजा खुद पहले से ही फटने वाला हुआ पड़ा था। रूही की बातें उसे मज़ीद दर्द दे रही थी। मेरे अंदर का आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ बदल गया है। मेरी पहले की तरह की हंसी गायब हो चुकी है। मैं बदलना नहीं चाहती थी बदर, पर अब एक शख्स ने मुकम्मल तौर पर बदल दिया है। रूही कहते हुए हंस पड़ती है। मैं फेरी टेल की प्रिंसेस नहीं हूँ, पर ना ही किसी कहानी की हीरोइन। मैं एक छोटे से गाँव की एक आम सी लड़की हूँ, जो बस अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जीना चाहती थी, दुनिया देखना चाहती थी, अमेरिका कि किसी गोरे से शादी करना चाहती थी। पर मेरे सपने तो सपने बन के रह गए। मैं पढ़ाई से दूर रहने वाली अब दिन रात पढ़ाई कर रही है, किचन में काम करने भी लग गई है, थोड़ा थोड़ा ही सही, पर अपनी मर्ज़ी से। रूही बदर की तरफ देखते हुए नम आंखों से कहते हुए हंसती है। बदर भी रूही की बातों पे हंसते हुए उसकी तरफ देखने लग जाता है। मैं अब अच्छी नहीं लगती ना ऐसे? रूही बदर की तरफ देखते रोते हुए पूछ पड़ती है। यार एक बात बताऊँ, मैं ऑनेस्टली मैंने इतना ज़्यादा इस नावल को रीड कर लिया है, मैं बस इसकी बहुत रिक्वेस्ट आई थी, 2-3 रीज़न्स हैं जिससे मैंने इसको बीच में नहीं छोड़ा। ठीक है, पहले वो सुन लो।
एक केस की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी, बहुत ज़्यादा इसरार मुझसे किया गया था, तो मैंने इस नावल को स्टार्ट कर लिया। नो डाउट नावल की स्टोरी ऐसी बोरिंग नहीं है कि मैं बीच में स्किप करती, वरना आपको पता है मुझे बीच में छोड़ने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन देखो नावल की स्टोरी ठीक है, लेकिन नावल को ना एक्स्ट्रा खींचा जा रहा है और डायलॉग्स या वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं बार बार। फिर इसमें टाइपिंग एरर भी है। बहुत सारी चीज़ें मुझे बहुत तंग कर रही हैं इस नावल को रीड करने के लिए। लेकिन ये वो वाली बात हो गई, अब ये मेरे गले का वो कांटा बन चुका है, ना मैं इसको बीच में छोड़ सकती हूँ और ना मैं इसको ऑब्वियसली पढ़ तो रही हूँ और पढ़ना ही पड़ेगा, मतलब बीच में नहीं छोड़ सकती। मैं ये कहना चाह रही हूँ द रीज़न इज़ कि अब सिर्फ 2-3 एपिसोड्स रह गए हैं, बाकी मैं इतना सारा पढ़ चुकी हूँ। लेकिन शुरू से ही जो मुझे प्रॉब्लम आई इस नावल को रीड करने में वो ये था कि इसमें ना डायलॉग्स का अच्छे से या अल्फाजों का चुनाव इतना अच्छा नहीं था। स्टोरी बुरी नहीं है, यही शॉर्ट होता तो बहुत अच्छा रहता। स्टोरी ठीक है लेकिन वर्ड्स अच्छे नहीं हैं या डायलॉग्स अच्छे नहीं हैं, या अच्छे भी हों तो रिपीटिशन बहुत ज़्यादा हो रही है, जो चीज़ ना बोर कर देती है या तंग कर देती है। अब ये बात मैं इतनी बार रिकॉर्ड करते करते बोलने वाली होती थी, लेकिन अब मेरा बस हो गया। देखो अभी ऊपर कह रहे रो रही है, फिर कह रहे हंस रही है, फिर कह रहे रो रही है, मतलब हाय। चलो भाई सुनो सानू की, नहीं तो तुम जितनी अच्छी पहले लगती थी आज भी मेरी बहन उतनी ही अच्छी लगती है। बदर रूही के सर पे हाथ रखते प्यार से कहता है। सब लोग कहते थे रूही की शादी कर दो, उसका शौहर ही उसे सुधारेगा, वो ही उसे लगाम लगाएगा। लग गई मुझे लगाम, सुधर गई मैं। अब क्या मैं सबको अच्छी लगूंगी, हर तरह से परफेक्ट? रूही के अंदर के सवालात को सुनते बदर लंबी लंबी सांसें लेने लग जाता है। क्यों ऐसी बातें कर रही हो? बदर रूही का रुख अपनी तरफ मोड़ते कहता है, मुझे नहीं पता बदर, पर जहाँ मेरे अंदर पहले खुशी होती है अब पता नहीं किस चीज़ का डर है। मैं खुद भी खुद को नहीं समझ पा रही हूँ। अब ना मैं कह पा रही हूँ और ना सह पा रही हूँ। मुझे उसकी बद्दुआ लग जाने का अब भी डर लग रहा है। किसकी बद्दुआ? बदर पल में तैश में आ जाता है और रूही के कहते ही फ़ौरन से उससे दोबारा पूछता है, किसने दी है तुझे बद्दुआ, बता मुझे। बदर रूही के कंधों पे हाथ रख कर बेहद फिक्रमंदी से पूछता है। बदर हर बात को इस वक्त भूल गया था, बस उसके जहन में इस वक्त रूही की बात सुनाई दे रही थी। रूही कहना नहीं चाहती थी, पर अपने अचानक से कह देने पर वो अपनी आंखें बंद किए एक लंबा गहरा सांस लेके खुद को कंपोज करती है। मुझे कुछ कहने की हिम्मत है किसी में? रूही बदर के हाथों को अपने कंधों से हटाते हुए अपने हाथों से पकड़ते हुए कहती है। मजाक कर रही हूँ मैं बदर, ऐसा कुछ नहीं है, वो बस फ्लो में मेरे मुंह से निकल गया था और कुछ भी नहीं है। रूही मुस्कुराते हुए कहती है, पर सामने खड़े बदर को वो कहीं से भी मजाक नहीं लग रहा था। रूही क्या छुपा रही है? बदर को उसकी बात बिल्कुल भी मजाक नहीं लग रही थी। अरे यार, अगर मुझे कोई कुछ कहेगा तो मैं क्या उसे छोड़ दूंगी? कुछ भी नहीं है, और मैंने बकवास की है ना, मैंने वो भूल जा, वो बकवास ही थी। खैर छोड़, जो भी है, एक बात बोलनी है मैंने तुझे, कल मेरे साथ शहर चलेगा? मुझे पासपोर्ट तैयार करवाना है अपना। रूही बदर का ध्यान मुकम्मल तौर पे अपनी बातों से हटाने की पूरी कोशिश करती है। पासपोर्ट किस लिए? बदर हैरानगी से पूछता है। क्यों इतने सवाल करते हो मुझसे? अगर नहीं जाना है तो बता दे। रूही दोबारा बोतल को अपने मुंह से लगाते कहती है, हाँ ले जाऊंगा, पर भाई से पूछ लेना पहले। बदर भी अपनी बोतल मुंह से लगाते कहता है, अरे उन्हें तो ही नहीं बताना है ना। रूही अपने अल्फाजों पे जोर देते बोली, पासपोर्ट किस लिए चाहिए तुझे? बदर रूही के चेहरे की तरफ देखते हैरानगी से पूछता है। बस चाहिए। रूही पलटते हुए अपना रुख मोड़ के बदर को देखने वाले अंदाज में सरसी सी कहती है, क्या करना चाहती हो तुम? बदर रूही के साथ चलते हुए छोटे छोटे कदम उठाते हुए इसकी तरफ पूछता है। कुछ भी नहीं। रूही हर बात का जवाब उसे मुख्तसरन देती है और अपने हाथों को कमर पे बांधे वो मस्त होकर उसके कमरे में चक्कर लगाती है। कुछ भी नहीं है तो कुछ करना भी नहीं। भाई तुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। बदर अपने कदमों को रूही से चंद फासले पर रोकते दो टोक लहजे में कहता है, वक्त पर अब यही कहते हैं, वक्त आने पर सब ठीक हो जाता है। बदर की बातों पर रूही के कदम अपनी जगह थम जाते हैं। रूही वैसे ही अपनी जगह पर खड़ी पलट के बदर के चेहरे की तरफ देखते हुए कहती है, मुझे तेरे इरादे ठीक नहीं लग रहे हैं, प्लीज़ जो करना है सोच समझ के करना। हर बहादुर दिखने वाला शख्स इतना भी बहादुर नहीं होता। बदर बासिल को मुखातिब करते हुए कहता है। बदर रूही की तरफ बढ़ते हुए बोल रहा था कि रूही अपने हाथ से उसे अपनी जगह पर रुकने का इशारा कर देती है। रूही कहाँ देखते हुए बदर के कदम भी अपनी जगह थम जाते हैं। तुम फिक्र मत करो, मैं किसी को भी इसके सब्र से बढ़ के आजमाइश में नहीं डालूंगी। इतना ही कर सकूंगी, इतना ही करूंगी जितना सबके साथ साथ मैं भी बर्दाश्त कर सकूं। रूही अपने कंधे उचकाते मुस्कुराते हुए कहती है, तेरे चेहरे पे ये हंसी मुझे कुछ अच्छा ना होने का एहसास क्यों दिला रही है? बदर अपनी कमर पे हाथ रख के हैरान परेशान अंदाज में बोलता है। उसे रूही का लहजा और रवैया दोनों कटक रहे थे। यार इतना कैसे बदल गई है, पहले खामोश नहीं होती थी और अब अचानक से ऐसे कैसे? बदर को अपनी बात मुकम्मल करने के लिए अल्फाज नहीं मिल रहे थे। बदल दिया है मुझे मेरे चाहने वालों ने ही, वरना मुझ जैसे शख्स में इतनी खामोशी कहाँ थी।
हाय क्या कहा है, वाह वाह। रूही अपने दिल पे हाथ रख कर दोबारा दरवाजे की तरफ पलटते हुए कहती है और कहते कहते दरवाजे से निकल जाती है। बदर खामोश सा होकर रूही को जाते देखता है और उसके जाते ही अपने बालों में हाथ फेरते खुद भी सोफे पर बैठकर अपना सर सोफे की पुर्श से टिकाते अपनी आंखें बंद कर लेता है। रूही जैसे ही कमरे से निकलती है, सीढ़ियों से उतरते हुए वो अपने दुपट्टे के साथ खेलते आती है और सीढ़ियों पे पहुंचते ही उसकी नज़र दरवाजे से चंद कदम आगे खड़ी हुई हीरा बेगम और सुल्ताना बेगम पे पड़ती है। रूही जल्दी से सीढ़ियों से उतरते आती है और आके अपनी माँ से लिपट जाती है। अम्मी आप लोग कहाँ रह गए थे? सुबह से सुन रही थी कि आ रहे हैं और अब तक रात को पहुँचे हैं आप लोग। रूही अपनी माँ के हाथों को पकड़ के उनसे अपनी नाराज़गी जाहिर करते हुए कहती है, मेरी गुड़िया हम लोग तो सुबह को निकल गए थे पर रास्ते में गाड़ी ख़राब हो गई थी और हमें बस में सफ़र करके आना पड़ा। तुम जानती तो हो यहाँ की बसें चलती कैसे हैं? रूही अपनी माँ से सवाल करती है पर उसका जवाब हीरा बेगम के सर पर प्यार से हाथ रख के देती है। हीरा बेगम की बात सुनते रूही उनसे जान लिपटती है। हमारी दूसरी बहू कहाँ है? सुल्ताना बेगम रूही के चेहरे को देखते पूछती हैं। वो यहीं पर ही थी, रूही कहते हुए इधर उधर देखने लगती है कि उसकी नज़र किचन में दूर खड़ी आयमा पे पड़ती है। रूही उसे इशारा करके अपनी तरफ बुलाती है। आयमा भी रूही की बात मानते छोटे छोटे कदम उठाते हीरा बेगम और सुल्ताना बेगम के सामने आती है। हिचकिचाते हुए उनसे मिलती है। अस्सलाम वालेकुम आंटी। आयमा रूही को देखते हुए सलाम करती है। वालेकुम सलाम बेटे, से डरते थोड़ी हैं, आओ मेरे पास। हीरा बेगम रूही की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए कहती हैं। आयमा जल्दी से ही उनका हाथ थाम के उनके पास आ खड़ी होती है। कैसी हो बेटा? बदर तंग तो नहीं किया तुम्हें? हीरा बेगम आयमा के माथे पे अपने लब रखते हुए प्यार से पूछती है। नहीं तो बदर ने तो मेरी बहुत मदद की थी, उन्होंने मुझे आयमा कहते कहते रुक जाती है। वो भूल जाती है कि हीरा बेगम के सामने उनका जिक्र नहीं करना था। वहाँ खड़े हर शख्स ने बासानी उसकी बात सुन भी ली थी और उसका मतलब भी समझ गए थे। कोई भी आयमा को नहीं कहता है। वो उसके शर्म से झुके चेहरे को देखते हुए चुप रहते हैं। बासिल कहाँ है और बदर कहाँ है? हीरा बेगम रूही से पूछती हैं। मैं यहाँ हूँ मम्मी। बदर सीढ़ियों से उतरते बुलंद आवाज़ में जवाब देता और बासिल बाबा को लेने गए हैं, थोड़ी देर में ही वो लोग वापस आ जाएंगे। रूही अपनी माँ को बाजों से पकड़ते मुस्कुराते हुए जवाब देती है। तुम्हारे बाबा अभी तक नहीं लौटे हैं? वो तो शाम को 6 बजे तक हमेशा वापस आ जाते हैं। तो फिर सुल्ताना बेगम फिक्रमंदी से रूही को देखते हुए कहती हैं, जी बाबा वक्त पे आ जाते हैं, आज उनकी गाड़ी ख़राब हो गई तो बस बासिल उन्हें लेने के लिए गए हैं। रूही अपनी माँ का परेशान चेहरा देखते उनके चेहरे को प्यार से अपने हाथों में पकड़ते मुस्कुराते हुए कह के उनकी फिक्र को दूर करती है। चलें अम्मी ताई अम्मी बैठ जाए ना, थक गए होंगे आप लोग, खाना भी तैयार है, आप लोग थोड़ा आराम कर लें फिर खाना खाते हैं। रूही अपनी माँ को और हीरा बेगम को सोफे की तरफ जाते हुए कहती है। आयमा जल्दी संभल कर बदर से नजरें चुराते हुए उनके लिए पानी लेके आती है। बदर आयमा की तरफ देखते हुए अपनी हंसी दबाते खुद भी उनके पास सोफे पे जा बैठता है और सोफे से पुश टिकाए वो आयमा को आज दिल भर के देख रहा था। बासिल कहाँ रह गए हो, अब तक पहुँचे नहीं? फिरोज़ साहब पुलिस स्टेशन में अपने कमरे में टहलते हुए बासिल को कॉल लगाते हुए खुद से कहते हैं, सर बासिल आ गए हैं। फिरोज़ साहब अपने फ़ोन पर गुस्से में नजरें गाड़े हुए गुस्से में देख रहे थे कि इतने में एक कांस्टेबल जल्दी से अंदर आके फिरोज़ साहब को बासिल की मौजूदगी का बताता है। फिरोज़ साहब सुनते ही फ़ौरन अपने कमरे से बाहर निकल जाते हैं, सीधा बाहर हॉल की तरफ बढ़ने लगते हैं जहाँ पर मलिक ज़मान के साथ साथ 4 और लड़के कुर्सियों पर अधमरी हालत में कुर्सियों पर बांधे गए थे और उनके सामने बासिल दोनों हाथ कमर पर बांधे, एक हाथ में गन पकड़े मलिक ज़मान और उन 4 लड़कों की तरफ गौर से देखता है। ज़मान की आंखें बंद पड़ी थी। वो जैसे ही थोड़ी सी आंखें खोलता तो अपने सामने खड़े बासिल को देख के उसका कहा हवा में बुलंद आवाज़ में लगता है, ओह तो तुम हो ही सबके पीछे। ज़मान अपनी आंखें खोलने की कोशिश करते हंसते हुए कहता और कह के अपने मुँह में जमा हुआ खून थूक की शक्ल में फेंकता है। बासिल ज़मान की बात पर इत्तफाक करते कांस्टेबल को कुर्सी लाने का इशारा करता है। कांस्टेबल की कुर्सी लाते ही बासिल ज़मान के बिल्कुल सामने कुर्सी पे टांग जमाए हुए कुर्सी सल्तनत के बादशाह की तरह चौड़ा होकर बैठ जाता है। फिरोज़ साहब भी बासिल को पुरसुकून देखते वही उसी हॉल में मौजूद टेबल से टेक लगाए खड़े हो जाते हैं। हाँ, इस सब के पीछे मैं ही हूँ। बात पंचायत तक चल रही थी ना, पंचायत तक ही अपने कदमों को महदूद रखते, मेरी हवेली में कदम नहीं रखना चाहिए था तुम्हें। बासिल काट खाने वाली नज़र से देखते भारी आवाज़ में धीमे लहजे में कहता था, तुम्हें भी मेरी हवेली में कदम नहीं रखना चाहिए था, पहले तुमने किया था। बस ज़मान से अपना सर उठाया नहीं जा रहा था, वो बार बार बासिल के सामने दर्द के मारे झुकता जा रहा था। मैं क्यों आया था, तब की वजह क्या थी, तुम और मैं दोनों अच्छे से जानते हैं, पर तुम क्यों आए थे इसकी वजह मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। तुम्हें मेरी हवेली में ना होने का किसने बताया? बासिल अपनी टांग पे टांग घटाते हुए ज़मान की तरफ झुकते हुए अपनी गन अपने घुटनों से लगाए वो सख्त लहजे में पूछता है, तुम्हारी बीवी ने? ज़मान की बात पर बासिल झट से पीछे होके बैठ जाता है। कमाल है, झूठ भी कितनी जुटाई से बोलते हो ना तुम यार। मेरी बीवी पूरा दिन मेरे साथ थी, उसने फ़ोन को हाथ तक नहीं लगाया था, तुम उसका नाम ले रहे हो? मलिक ज़मान मेरी बेटी का अपने काले करतूतों में घसीटने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिरोज़ साहब टेबल से दूर होकर ज़मान की तरफ बढ़ते हुए गरजदार आवाज़ में कहता है, आप रुके, मैं हूँ ना। बासिल कुर्सी से खड़ा होकर फिरोज़ साहब की तरफ बढ़ते कहता है और अपनी गन उनके हाथ में थमा देता है और अपना कोट उतार के अपने कुर्ते के बाजुओं के कोनों तक फोल्ड करते, हाथ खोलो इसके। बासिल
हुक्मिया अंदाज में कहता है। बासिल के कहने पर जल्दी से उसके पास खड़ा कांस्टेबल जमान के हाथों को खोल देता है और उसी कुर्सी से उठ खड़ा होता है और कुर्सी को उससे दूर कर देता है। साथ ही साथ जमान के साथ उसके दोस्तों को भी जो उसके साथ कुर्सी पे बंधे हुए थे उन्हें भी बीच हॉल में से दूर ले जाते हैं। कुछ कह रहे थे तुम? बासिल जमान की तरफ कदम उठाते पूछता है। तुम मारोगे मुझे? बासिल हंसते हुए ढाल सा खड़ा होकर पूछता है। तुम्हें कोई शक है? बासिल जमान के बिल्कुल सामने आ खड़ा होता है। मैं तुम्हें जज की कुर्सी से हटाने की ताकत रखता हूँ बासिल सिकंदर। अगर मेरे बाबा को पता चल गया ना, वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जमान इस हालत में भी बासिल को धमकी देता है। बाप को घर से घसीटते हुए लेके आओ। बासिल जमान के चेहरे पर अपनी सख्त निगाह गाड़े कहता है। बासिल के कहने पर पुलिस वाले जल्दी से दौड़ते हुए अपनी गाड़ियों में सवार मलिक हवेली की तरफ बढ़ने लगते हैं। अब बताओ, मेरी बीवी के बारे में क्या बकवास कर रहे थे तुम? बासिल अपने हाथों की मुट्ठियाँ भींचते हुए पूछता है। उसे अपने घर की किसी भी औरत का नाम घर से बाहर लेना नहीं पसंद था, लेकिन आज वो सबके सामने उसका नाम ले रहा था। यही कि तुम्हारी बीवी और उनकी बेटी रूही फ़िरोज़ खान तुम्हें पसंद नहीं करती है। वो तुमसे अपना पीछा छुड़ाने के लिए अपनी हर मुमकिन कोशिश कर रही है ताकि तुम उसे खुद छोड़ दो और उस पर कोई बात भी ना आए। उसने मुझे तुम्हारे घर में ना होने का बताया था। जमान हंसते हुए कहता है। पर बासिल उसकी बात पर उससे और ज़्यादा बुलंद आवाज़ में हंसते हुए जमान की हर बात का, हर नए अल्फाज का वो और जो कहने वाला था मुंह में ही बंद कर देता है। जमान हैरानगी से बासिल को देखता है। बासिल हंसते हुए एक ज़ोरदार हाथ का मुक्का बना के हवा में उठाकर जमान को मारने के लिए उसके मुंह की तरफ बढ़ाता है, पर उसके चेहरे के पास आके रुक जाता है। ना, तुम जैसे घटिया इंसान को मार के अपने हाथों को गंदा नहीं करूँगा। मेरी बीवी, वाकई में तुम्हें लगता है कि तुम ऐसी फजूलियात कह के हमारे दरमियान तलखियाँ पैदा कर सकते हो? सच में ऐसा लगता है तुम्हें? बासिल हंसते हुए और दोबारा कुर्सी पे बैठते हुए कहता है। मैंने सोचा था कि थोड़ा हल्का हाथ रखूंगा, पर अफसोस तुम मुझे गांव के सरबराह से इस मुल्क का जज बनकर तुम्हारे लिए फैसला करने पे मजबूर कर चुके हो और मेरी बीवी का नाम लेके अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती तुम कर चुके हो मलिक जमान। तुम्हारे साथ इन सब में कौन शामिल है ये मैं पता कर लूँगा। तुम्हारा बाप आए तो तुम्हारी सज़ा सुनाते हैं। कि कैसी सज़ा? जमान हिचकिचाते हुए कहता है। सब्र करो, सब पता चल जाएगा जल्द ही तुम्हें। बासिल पुरसकून होकर कहता है। इतने में उसके पीछे से मलिक शहबाज, जिसे पुलिस वाले खींचते हुए अंदर ला रहे थे, बासिल की नज़र उन पर पड़ती है। यहाँ नहीं, वहाँ लेके जाओ बाप बेटे को, बासिल कहते हुए खड़ा हो जाता है। पुलिस वाले मलिक शहबाज और मलिक जमान के साथ साथ उसके दोस्तों को भी पुलिस स्टेशन से बाहर घसीटते खींचते ले जाते हैं। एक खुले और बहुत बड़े ग्राउंड में जहाँ लोगों का मजमा लगा हुआ था उनकी तरफ ले जाते हैं। जमान और उसका बाप अपने अपने चेहरे छुपाने की नाकाम कोशिशें करने लग जाते हैं, क्योंकि सामने लोगों का मजमा और कोई नहीं बल्कि रिपोर्टर्स थे। बाबा नहीं, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, प्लीज़ बाबा कुछ करें। जमान उन लोगों की तरफ बढ़ते हुए अपने बाबा से इल्तिजाया कहता है। मलिक शहबाज के पास बदर की इस बात का कोई भी जवाब नहीं था। उन दोनों को आता देखकर सब रिपोर्टर्स जल्दी से उनकी तस्वीरें लेने लग जाते हैं। जमान और शहबाज साहब अपनी हर मुमकिन कोशिश करते हैं अपना चेहरा छुपाने की, पर वो नहीं छुपा पाते। थोड़ी देर बाद सफ़ेद रंग के कॉटन के सूट में मलबूस, ऊपर डार्क नेवी ब्लू कलर का कोट पहने फ़िरोज़ साहब के साथ ग्राउंड में अपने कदम बढ़ाते हैं। बासिल के पीछे आते हुए पुलिस वालों में से एक के हाथ में फ़ाइल और बासिल का मोबाइल देख के मलिक जमान और उसके बाप के चेहरे से बाकी की हवाइयाँ भी उड़ चुकी थीं। सब रिपोर्टर्स की नज़रें मलिक जमान और शहबाज साहब से हट के मुकम्मल तौर पे बासिल पे थी, क्योंकि ये उसकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। एक जज की हैसियत से पाकिस्तान में वो जब से लौटा था सिर्फ गांव की हद तक महदूद हो गया था, लेकिन अब वो अपने फ़राइज़, गांव के फ़राइज़ को अदा करने के साथ साथ अपने मुल्क के फ़राइज़ को भी अदा करने के लिए ख़ुद को मुकम्मल तौर पर तैयार कर चुका था। सो मेरे अज़ीज़ लिसनर्स, दिस वॉज द एंड ऑफ दिस एपिसोड। होप दैट यू लाइक इट। अपना बहुत ख्याल रखिएगा नेक तमन्नाओं के साथ। अल्लाह हाफिज़। And don't forget to subscribe to my channel, because that's how you can encourage me, and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz.